नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से होंगे। आज हम फिर आपके साथ हैं एक और नई कहानी लेकर। ये उसी श्रृंखला की दूसरी कहानी है जो हमने आपको लास्ट वीक सुनाई थी, अलेक्जेंडर साशा लिट्विनेंको की, जिसको कि बहुत बेरहमी, बहुत बेदर्दी से मार दिया गया था। आज उसी टाइप की एक और कहानी आपको सुनाते हैं। फिर से थीम वही है दोस्तों, रशा और रशा के एक्शंस अपने जो उन लोगों के खिलाफ जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, रशिया की सरकार अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करती और ना ही वहाँ का सिस्टम इतनी आसानी से किसी को माफ़ करता है। तो जो भी लोग दोस्तों जो सरकार या राज्य के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं या कहना चाहिए जुर्रत करते हैं, हिम्मत करते हैं, उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए रशिया की खुफिया एजेंसीज दुनिया के किसी भी कोने तक उनका पीछा करती हैं और उन्हें ढूंढ निकालती हैं। और वो अपने इन विरोधियों को सिर्फ चुपचाप तरीके से नहीं मारते हैं, शांत सीक्रेट तरीके से नहीं मारते दोस्तों, बल्कि उनकी जान लेने के लिए ऐसे अलग अलग तरीके, ऐसे डरावने तरीके अपनाते हैं जिससे पूरी दुनिया में उनका एक तमाशा बन के रह जाए। उनका मकसद दोस्तों कभी भी एक इंसान को मारना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी खतरनाक, खौफनाक, डरावनी मिसाल बनाना होता है जिसे देखकर कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की दोबारा कभी जुर्रत ना कर सके। और इसी तरह से सॉल्सबरी का मामला एक और खौफनाक मिसाल है और उसकी एक कहानी है जो हम आपको आज सुनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ कहानी के अंत तक। तो दोस्तों, ये कहानी भी ब्रिटेन की है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ब्रिटेन में होता है? नहीं, ऐसे कहानियाँ, ऐसे किस्से पूरी दुनिया के मशहूर हैं। बुल्गारिया के हैं, यूएस के हैं, हर जगह के हैं। बट हम आपको वो 2 रीसेंट कहानियाँ सुना रहे हैं जो काफ़ी चर्चा में रहीं, बहुत बहुत डरावनी थी, बहुत ही खतरनाक थी। तो खैर आइए आपको ले चलते हैं ब्रिटेन के एक बहुत पुराने और शांत छोटे से शहर सॉल्सबरी में। हिंदी में सैलिसबरी, इंग्लिश में सॉल्सबरी, जो अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता है। और मार्च 2018 के दिनों में यही छोटा सा शहर, छोटा सा एरिया, चुपचाप शांत जगह एक इंटरनेशनल साजिश का सेंटर बन गई थी और पूरी दुनिया को हिला दिया था इसने। क्योंकि यहाँ जो हुआ था वो कोई साधारण अपराध नहीं था दोस्तों, एक साधारण मर्डर नहीं था, बल्कि ऐसा डेंजरस केमिकल अटैक था जिसकी गूंज सालों साल तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सुनाई देती रही। दोस्तों, इंटरनेशनली बहुत बड़ा केस बना था ये भी, बिल्कुल साशा वाले केस की तरह। तो आइए आपको थोड़ा सा सॉल्सबरी का की सैर कराते हैं, इसके बीच में ले चलते हैं आपको जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। तो इसकी शुरुआत एक नॉर्मल संडे की दोपहर से शुरू होती है दोस्तों। शहर के बीचों बीच मॉल्टिंग्स करके एक इलाका है, वहाँ पे एक छोटी सी नदी बहती है और उसके पास में एक छोटा सा पुल है जो आप पैरों से पार कर सकते हो, बहुत छोटा सा पुल है। उसके पास आसपास में दुकानें हैं क्योंकि वो सिटी का सेंटर है, और एक पास में एक बेंच है। अचानक 2 लोग बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत गंभीर हालत में बीमार पाए गए। वहाँ पे तड़प रहे थे वो किसी बीमारी से, कुछ नहीं पता था किसी को क्या चल रहा है, बट वो दोनों वहाँ पड़े हुए थे। उनकी हालत हर पल बिगड़ रही थी दोस्तों, मतलब टाइम के साथ बिगड़ती जा रही थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उन्हें, उनके मुंह से झाग निकल रहा था, उन्हें दौरे पड़ रहे थे और वो तेज़ी से बेहोश हो रहे थे। दोनों जन दिख रहा था कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकते हैं। तो शुरुआत में जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने फर्स्ट एड देने की कोशिश की, जो प्राथमिक चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, फर्स्ट एड देने की कोशिश की। उनको लगा कि शायद ड्रग्स हैं, ड्रग ओवरडोज है या कोई नॉर्मल बीमारी है, तो इस हिसाब से वो लोग उनका ध्यान दे रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था वहाँ पे मौजूद लोगों में दोस्तों कि ये एक्चुअली में एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री के लेवल का एक जहर था, उसका असर था। और ये जो 2 लोग बीमार थे ये कोई नॉर्मल ब्रिटिश नागरिक नहीं थे दोस्तों, ये थे रशिया से मूव हुए सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपाल। तो दोस्तों, सर्गेई स्क्रिपाल का अगर आप पास्ट जानने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा आप एक स्पाई नॉवल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही। वो रशिया में जो बहुत ही पावरफुल उनकी एक मिलिट्री की जो सीक्रेट एजेंसी है उसको GRU कहते हैं, वो उसके एक अधिकारी हुआ करते थे, उसमें काम करते थे।
लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर फिर आया 2004 और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार क्यों किया? रशा की जो पुलिस थी या जो उनका कोर्ट था, उन्होंने एक गुप्त अदालत, चुपचाप अदालत चलाई, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी बोलकर जेल में डाल दिया। बहुत साल वो जेल में रहे, कम से कम 6 साल जेल की काल कोठरी में रहे वो दोस्तों। और 2010 में उनकी किस्मत बदली। हुआ यूँ दोस्तों कि उन्हें रशिया के जो राष्ट्रपति थे उनकी तरफ से उन्हें माफ़ी मिल गई। और कहते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम से बनी हुई कुछ पॉलिसीज़ थी दोस्तों, कुछ रूल्स बने थे कंट्रीज़ के बीच में। तो रशिया बाकी कंट्रीज़ के साथ कैदियों की अदला-बदली कर सकता था। तो ऐसे ही एक समझौते के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया जेल से और उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया। अब सर्गे एक नए देश में आ गए, तो जैसे साशा आए थे अपनी फैमिली के साथ, उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी बदल दी गई थी। लेकिन सर्गे ने अपनी पहचान छिपाने या कोई भी नया नाम लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी साशा की तरह बहुत हिम्मत वाले थे, बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने बोला कि वो वहाँ आने के बाद, यूके आने के बाद एक नॉर्मल जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ छुपने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई स्पाइंग नहीं करनी, कोई एजेंट नहीं बनना। फिर साल 2011 से वो सॉल्सबरी शहर में अपनी बीवी के साथ रहते थे, अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनके बच्चे उनसे अक्सर मिलने आते थे, तो उनका जीवन बहुत नॉर्मल था, किसी से उनकी लाइफ छुपी हुई नहीं थी। सब जानते थे कि वो यहाँ रहते हैं, रशिया से आए हैं, प्रिजनर एक्सचेंज में आए हैं। उनकी बेटी यूलिया 2018 में शुरू तक रशिया में ही रहती थी और आराम से वहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। लेकिन जैसे किस्मत बोलते हैं दोस्तों, इस हमले से, इस खतरनाक हमले से ठीक एक दिन पहले वो अपने पिता से मिलने के लिए पूरा प्लान करके ब्रिटेन आई थी। और यूलिया का ये जो ट्रैवल भी था दोस्तों, ये कोई छुपा हुआ नहीं था, कोई सीक्रेट नहीं था। नॉर्मली उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, नॉर्मली अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक की थी। तो वो क्या करने वाली थी, क्या नहीं करने वाली थी, सब कुछ काफ़ी ओपन था, कुछ भी सीक्रेट नहीं था। कहते हैं दोस्तों, जब सर्गे और यूलिया स्क्रिपाल को हॉस्पिटल ले जाया गया उस बेंच से उठा के, तो जैसे वहाँ लोगों को समझ में नहीं आया, इसी तरह से डॉक्टर्स को भी शुरुआत में समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा था, क्या सीक्रेट था, ये क्या हो रहा था कि उनकी पूरी बॉडी कमज़ोर पड़ रही थी और ऐसा दिख रहा था कि उनकी बॉडी की एक-एक नस जैसे काम करना बंद कर चुकी हो। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से उनकी जो प्राथमिक चिकित्सा, जो इनिशियल जो देते हैं इलाज, उसमें ऑफ कोर्स देरी हो गई दोस्तों। और आइडियली डॉक्टरों को उस समय उन्हें एक जहर को मारने वाली कोई दवाई देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उनको पता था कि ये पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो बहुत जल्दी ब्रिटेन की एजेंसीज हरकत में आई। उनके लेबॉरेटरीज, उनकी एजेंसीज ने फटाफट उनके जो सैंपल्स इकट्ठे किए थे, बहुत केयरफुली उन्हें इकट्ठा करके हॉस्पिटल से उसकी क्लियर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जब उस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा निकला दोस्तों, तो अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पिता और पुत्री को, बेटी को नोविचॉक नाम का एक बहुत खतरनाक नर्व एजेंट दिया गया था। ये नोविचॉक की जो श्रेणी है, जो सीरीज है दोस्तों, इसमें भी सबसे खतरनाक एक नर्व एजेंट है, उसका निशाना बन गए थे दोनों पिता और पुत्री। परेशानी इतनी ही नहीं थी दोस्तों। कहते हैं कि साइंस की दुनिया में, या जो लोग रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि नोविचॉक एक ऐसा डेंजरस केमिकल है, ऐसा डेंजरस पॉइजन है, जो सीधे सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो एक भी नस आपकी काम करना बंद कर दे, एक भी नस आपकी काम नहीं करती है, सारी नसें एक साथ बंद हो जाती हैं। अब आपका नर्वस सिस्टम ही आपकी बॉडी में सारे सिग्नल्स पहुंचाता है, आपके ऑर्गन्स को चलाता है। तो जैसे ही आप इसके संपर्क भर में आते हो दोस्तों, इससे आपके लंग्स में पानी भर सकता है, दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है, आपकी जो शरीर की जो मसल्स हैं वो बेहद कमज़ोर हो जाती हैं, दौरे पड़ने लगते हैं। और अगर फ़ौरन बहुत ही सॉलिड इलाज नहीं मिले तो आप एब्सोल्यूट डेथ, आप नहीं बच सकते, ज़िंदा नहीं बच सकते। तो इस जहर की जो बनावट है दोस्तों, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दोस्तों, ये कहते हैं कि
नॉर्मल जो आपकी साइंस की किताबें हैं जो आपको पब्लिकली मिल जाती हैं, किसी भी किताब में इस जहर का केमिकल कॉम्पोजिशन या इसके बारे में इसका असर जो होता है उसकी बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। और ये लिमिटेड नॉलेज की वजह से ही लोग कह पाए, या जो जो रिसर्च कर रहे थे या जो इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो कह पाए कि ये कहीं बहुत ही स्पेशल लेबोरेटरी में बना है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, बहुत बहुत आम तरीके से मिलने वाला केमिकल नहीं है। एंड शायद इसी वजह से सबने इशारा किया रशिया की ओर। इस चीज़ का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट था दोस्तों कि इंटरनेशनली लोगों ने, जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपने जो उनकी लिस्ट थी उस लिस्ट में इसको ऐड किया। नोविचॉक और नोविचॉक की फैमिली के जितने केमिकल्स थे उन सब को ऐड किया, जिससे कि अगर फ्यूचर में कभी ये फिर से प्रॉब्लम आ जाए तो वो इसको हैंडल कर सके। खैर, अब आते हैं वापस इस हमले पे दोस्तों। तो जब एजेंसी शुरू करा उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना, तो पहला सवाल यही था कि इतना खतरनाक हमला आफ्टर ऑल प्लान कैसे हुआ। तो वो सारे जो डॉट्स थे, जो जितने भी डॉट्स थे उन्हें जोड़ना था, कड़ियों को जोड़ना था। तो ब्रिटेन के पुलिस ने और जो उनके एंटी टेररिस्ट वाली जो टीम्स थी उन्होंने दिन रात काम करना शुरू किया दोस्तों। सीसीटीवी कैमरा से और जितने भी ये ट्रैवल मूवमेंट्स थे इन सब के रिकॉर्ड खंगाले गए और धीमे धीमे हर कड़ी, पूरा घटनाक्रम जुड़ के सामने आ गया। तो उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दोस्तों इस डरावनी साजिश की जो शुरुआत हुई थी वो सिर्फ 2 मार्च 2018 को हुई थी यूके में। दिन था शुक्रवार, क्योंकि 4 मार्च को ये लोग पार्क में पाए गए थे, उस बेंच पे पाए गए थे। कहते हैं कि उस टाइम पे 2 सस्पेक्ट्स थे जो नकली नाम का इस्तेमाल करके रशिया की जो कैपिटल है, राजधानी है मॉस्को, वहाँ से लंदन पहुँचे और अगले दिन उन्होंने 3 मार्च को सॉल्सबरी शहर का रेकी किया, पूरे इलाके की रेकी किया दोस्तों। इसके बाद शनिवार की जो शाम थी, सैटरडे की शाम से लेके संडे तक, जब सर्गे लंच के लिए बाहर निकले, उस बीच उस समय में इन लोगों ने सर्गे स्क्रिपाल के घर के जो मेन डोर था उसके हैंडल पर ये खतरनाक जहर लगाया था, नोविचॉक। और संडे की दोपहर को सर्गे और यूलिया अपने घर से शहर घूमने के लिए बाहर निकले। वहाँ पे एक छोटा सा पब है, लोकल पब है, उसका नाम है बिशप्स मिल। वहाँ गए और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ से पैदल लौट रहे थे। छोटे शहरों में यूजली लोग पैदल ही आते जाते हैं दोस्तों। तो हमने आपको बताया था मॉल्टिंग्स करके एक छोटी सी एरिया है, वहाँ पहुँचे और तब तक उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और वे दोनों उसी बेंच पर गिर पड़े। दोस्तों, ब्रिटेन की एजेंसीज, पुलिस साशा लिटविनेंको का केस देख चुकी थी, तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने, जब ये पता लगा उन्हें कि ये नोविचॉक पॉइजन था, तो उन्होंने सबसे पहले वो जहाँ जहाँ सर्गे और यूलिया गए थे वहाँ पर सैंपल्स उठाने शुरू किए जांच के लिए। लकीली जांच में ये उन्हें पता लगा कि रेस्टोरेंट में या जहाँ वो पब में गए थे वहाँ पे बहुत मामूली, बहुत ना के बराबर उन्हें ट्रेसेस मिले पॉइजन के, जहर के। तो इससे उन्हें एक ये तसल्ली हो गई कि वहाँ के लोगों को कोई सीधा खतरा नहीं था। अगर आपको याद हो साशा वाली कहानी में, जहाँ जहाँ लुगोवॉय और डिमिट्री कॉफ्टून गए थे वहाँ हैवी मात्रा में पोलोनियम 210 मिला था, जिससे कि लोगों को बहुत जान का खतरा था। यहाँ पे ऐसा नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा जहर का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सर्गे की कार के जो स्टीयरिंग व्हील था उस पर और कार के जो ड्राइवर वाला साइड था दरवाजे का, उसके हैंडल पर मिला। तो इस बात से पूरी तरह से ये और पक्की तरीके से साबित हो गया कि जहर कहीं उनके हाथों से ट्रांसफ़र हुआ है। बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इमीडिएटली नहीं लेकिन बाद में पता लगा कि वही जहर उनके घर के जो दरवाज़ा था उसके हैंडल पे स्प्रे किया गया था और उनके हाथों के थ्रू वो पहुंचा था। तो आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कितना खतरनाक केमिकल था। साशा के केस में उसे पोलोनियम 210 पिला दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ छूने से इतना बुरा हाल हो गया था। खैर, मामले की जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने सर्गे के घर में तलाशी वलाशी ली और इस तलाशी के दौरान, जब तक नहीं पता था कि दरवाजे के हैंडल पे है मेन जहर, एक पुलिस ऑफिसर थे निक बेली, वो भी अनजाने में इस जहर के संपर्क में आ गए, कांटेक्ट में आ गए और उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। तो
इलाज लंबा चला दोस्तों उनका, बच गई उनकी जान, लेकिन कहते हैं कि आज भी वो एक अपाहिज की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि जो अटैक हुआ था नर्वस सिस्टम से, तो उनके ऑर्गन्स, बहुत से बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। और कहते हैं कि उसी संडे की शाम को जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है, वो दोनों हमलावर जो नकली नाम के साथ मॉस्को से लंदन आए थे, वो उसी शाम को फरार हो गए, ब्रिटेन छोड़ के भाग गए। अब दोस्तों ये बातें छोटे शहर में रुकती तो है नहीं, बहुत बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो ये घटना जब से ऐसी सामने आई तो ये बात आग की तरह फैल गई सॉल्सबरी शहर में। छोटा शहर, बहुत जल्दी फैल गई। अब जो वहाँ की हेल्थ सर्विसेज थी, जो एजेंसी थी, जो हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने शहर में ऐसे नाकेबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी कि लोग आए जाएं ना, एक दूसरे के संपर्क में आके फैलाएं नहीं उसको। लोगों को समझाया गया कि सफाई रखें, कपड़े धोएं, हाथ धोएं, जिससे कि जहर रह ना जाए हाथों में। और लेकिन इन सब के साथ ऑफिसर्स को, एजेंसीज को ये भी डर था दोस्तों कि जिस चीज़ से ये जहर स्प्रे किया गया था हैंडल पर, वो स्प्रे कहीं ना कहीं शहर में ही है। कहते हैं दोस्तों कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पर एक सिटी को समझाना, बचाना और उसको प्रोटेक्ट करना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा इवेंट था ब्रिटेन में। वर्ल्ड वॉर के बाद अब 2018 में ये तो लिटरली एक इमरजेंसी जैसा सिचुएशन बन गया था, एक कर्फ्यू टाइप का लग गया था शहर में। लोकल लोगों को बहुत कम जानकारी मिल पा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ओपनली शेयर नहीं कर रही थी। तो ऐसे केस में दोस्तों अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं, लोग डरते ज़्यादा हैं, डर ज़्यादा फैलता है। खैर, आपको हमने बताया था कि ऑफिसर्स को इस बात की चिंता थी कि कहीं ना कहीं वो स्प्रे है, उस शहर के अंदर ही है। और वो तब साबित हुआ, वो सच साबित हुआ वो डर, जब 4 महीने के बाद 30 जून 2018 में एक भयानक घटना घटी। सॉल्सबरी में एक महिला थी, डॉन स्टर्जिस, और उनके साथी थे, उनके बॉयफ्रेंड थे, उनके साथ रहते थे, चार्ली राउली। अचानक से नोविचॉक जहर का शिकार हो गए। जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो कहते हैं कि एक बहुत चार्ल्स राउली को पता नहीं कहाँ से एक बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम का ब्रांड मिला, नीना रिकी करके एक ब्रांड है, उसकी एक छोटी सी बॉटल थी लेकिन भरी हुई थी। तो उनको लगा इतना एक्सपेंसिव ब्रांड है, उन्होंने उठा लिया और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले गए, डॉन स्टर्जिस के लिए। डॉन स्टर्जिस ने लगाया और इमीडिएटली वो हॉस्पिटल में उन्हें डालना पड़ा। उनकी पूरा नर्वस सिस्टम का ब्रेक डाउन हो गया और उसकी वजह से चार्ली को भी उन्होंने इनहेल किया तो उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ा। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, डॉन स्टर्जिस की डेथ हो गई और चार्ली का भी बहुत लंबा इलाज चला। मौत के मुंह से तो बाहर आ गए किसी तरह से, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए उनका भी हेल्थ जो था वो नहीं रहा जो नॉर्मल एक इंसान का होता है। 30 जून को ये केस हुआ था, उन्होंने अपने ऊपर परफ्यूम लगाया था। 8 जुलाई को डॉन स्टर्जिस की डेथ हो जाती है। कहते हैं कि जब उन्होंने, अधिकारियों ने जब टेस्ट किया उस बॉटल का, जो कंटेंट थे, जो केमिकल था, कहते हैं नीट, जिसको हम नीट अल्कोहल, उस तरह से ही नीट पॉइजन था ये। 98%, 98% शुद्ध था ये, प्योर था। प्योर, इतना भारी डेंजरस केमिकल, इतनी प्योर मात्रा में कितना पोटेंट होगा, कितना डेंजरस होगा दोस्तों, हम सिर्फ सोच सकते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, सॉल्सबरी की जो ये घटना थी, ये अचानक घटी कोई घटना नहीं थी दोस्तों। रशिया के द्वारा पूरी दुनिया में विरोधियों को जहर देकर मारने के इतने किस्से थे, उन सब कहानियों में एक नई कहानी जुड़ गई थी। कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले ही पोलोनियम 210 का, जैसे अलेक्जेंडर लिट्विनेंको को मारा, उसके बारे में सीधे कहा था, पूरी दुनिया ने कहा था कि रशिया जिम्मेदार है। बट बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पॉइजन के थ्रू जिनकी डेथ हुई थी, और उन सब का प्रूफ सिर्फ एक ही तरफ पॉइंट करता था और वो था रशिया। अलेक्सेई नवाल्नी का भी हमने बात किया था, और बहुत से ऐसे डेथ्स हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि हैवी और बहुत डेंजरस पॉइजनिंग के थ्रू हुए हैं। सवाल ये भी उठे कि हमलावर जो थे रशिया के, उनको सर्गेई स्क्रिपाल इतनी आसानी से कैसे मिल गए, क्योंकि वो रह रहे थे सॉल्सबरी में, बट इतने भी एक्टिव नहीं थे,
ना वो कोई एजेंट थे, ना वो साशा की तरह न्यूज़ में आते थे, ना आर्टिकल्स लिखते थे। तो पॉइंट ये आया कि इतनी ईज़िली उन्हें कैसे मिल गए? शायद उनका नॉर्मल जीवन जो ज़िंदगी जी रहे थे वो शायद वो रीज़न बन गया, क्योंकि वो अपने असली नाम के साथ रह रहे थे। तो पुलिस ने चेक किया, वैसे हमलावरों ने भी चेक किया होगा रशा के, और बहुत ईज़िली उनका ड्राइवर्स लाइसेंस मिल गया, नॉर्मल जानकारी उनकी मिल गई, तो आप आसानी से एड्रेस ढूँढ सकते हो। लेकिन जब ब्रिटेन सरकार ने और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे जब गवर्नमेंट, तो उन्हें दिखाई दिया कि बहुत टाइम से एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही थी उनके खिलाफ। कहते हैं कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उनके थ्रू पता लगा कि जो रशिया की एजेंसी थी GRU, जिसका ये हिस्सा थे सर्गेई स्क्रिपाल, 2013 से ये लोग उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपाल के जो ईमेल अकाउंट्स थे उनको निशाना बना रही थी, बार बार उन्हें हैक कर रही थी और उन पर साइबर जासूसी कर रही थी, उनकी ईमेल्स पढ़ रही थी, और शायद इसके थ्रू उन्होंने हत्या की योजना ऑलरेडी बना रखी थी सर्गे के लिए। हमें ये नहीं पता उन ईमेल्स में क्या था दोस्तों, ऐसा क्या मिला था, लेकिन दिखाई दिया था कि बार बार उनकी ईमेल्स हैक की जा रही थी, उनके मैसेजेस सुने जा रहे थे या फ़ोन कॉल सुने जा रहे थे, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया। फिर यूलिया ने, उनकी बेटी ने, अपने बयान में ये भी कहा कि उन्हें अपने ईमेल हैक होने की न्यूज़ तो मिलती रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। खैर, सबूत इकट्ठे होते रहे, ब्रिटेन की पुलिस बहुत ही तेज़ी से काम कर रही थी, और सितंबर 2018 की बात है ये दोस्तों। ब्रिटेन के जो वकील थे, जो उनके जो ये एंटी टेररिस्ट टीम्स होती हैं, उन्होंने सीसीटीवी के पिक्चर्स को उठाया, सीसीटीवी के फुटेज को उठाया, और जो यात्रा हुई थी उसके आधार पर 2 नाम साझा किए, ओपनली डिक्लेयर किए, अलेक्जेंडर पेट्रोव और रुसलान बोशरोव। बोले ये 2 सस्पेक्ट हैं, लेकिन पुलिस ने ये भी कहा कि शायद ये नाम नकली भी हो सकते हैं, असली नहीं है, क्योंकि अगर तो जो शक था इन्हें कि ये GRU जो खुफिया एजेंसी है, मिलिट्री एजेंसी है, उनके लोग थे, ये दोनों ट्रेंड एजेंट्स थे, तो इम्पॉसिबल था कि वो अपने असली नाम यूज़ करते। जांच और बढ़ी आगे। 2021 में एक और नाम सामने आया, और वो था सर्गेई फेडोटोव। ये तीसरा इंसान का नाम भी सामने आया। तो और इसका इन्वेस्टिगेशन इतना जोर पकड़ा हुआ था दोस्तों यूके में, कि सिर्फ गवर्नमेंट की एजेंसीज नहीं, प्राइवेट एजेंसीज भी अपनी तरफ से अपनी लेवल की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और उनके जो लीक हुए थे डेटाबेसेस लोगों के, रशिया से पासपोर्ट्स थे, पेपर्स थे, जो लोगों का फ़ोन का डेटा था, वो सब उठा के उन्होंने भी यही 3 नाम बाहर किए, पेट्रोव, बोशरोव और फोडोटोव। ये 3 सामने आए नाम। इस पूरी घटना के बाद दोस्तों इंटरनेशनली पॉलिटिक्स और एक्टिव हो गई, और आपस में इंफॉर्मेशन के थ्रू लड़ाई होने लगी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की लड़ाई होने लगी। ब्रिटेन और बाकी कंट्रीज़ रशिया के ऊपर पॉइंट करती, रशिया वापस ब्रिटेन के ऊपर पॉइंट करता, यूरोप के ऊपर पॉइंट करता, कभी ये कह के कि यूरोप ने हमारे खिलाफ साजिश की है, एक BZ नाम का जहर बना के वही दे रहे हैं जहर लोगों को। कभी बोलते हैं कि कभी रशिया ने बोला कि यूलिया स्क्रिपल जब ठीक हो गई थी, तो उन्होंने ब्रिटेन में रह के ये कहा था कि उन्हें रशियन एम्बेसी की कोई मदद नहीं चाहिए। तो रशिया ने ब्रिटेन पर आरोप लगाया कि आपने यूलिया स्क्रिपल को बंधक बना के रखा हुआ है, कैदी बना के रखा हुआ है। बहुत सी ऐसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की वॉर होने लगी, लड़ाई होने लगी। बहुत सालों तक जांच चली, और फिर फाइनली 2025 में ब्रिटेन में ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, ओपनली शेयर किया गया, और पूरी तरीके से ये पूरा निष्कर्ष निकाला गया दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली, कि ये हमला पूरी तरह से रशियन स्टेट की तरफ से हुआ था। रिपोर्ट में ओपनली लिखा गया कि जो 3 नाम आए थे वो GRU, जो रशिया की खुफिया एजेंसी है, उसके सदस्य थे, ट्रेंड एजेंट्स थे, और सर्गेई को मारने के लिए ही ब्रिटेन आए थे। और इस खतरनाक ऑपरेशन को रशिया से सबसे ऊपर लेवल यानी कि खुद व्लादिमीर पुतिन के थ्रू मंजूरी दी गई थी। ये वो रिपोर्ट, ओपनली उस रिपोर्ट ने ये बोला। सारी कंट्रीज यूरोप की भी उस रिपोर्ट को मानती हैं, उन सब ने भी यही कहा था कि इसमें सीधे सीधे रशिया का हाथ है। दोस्तों आज अप्रैल 2026 है,
और इस पूरी कहानी का स्टेटस कुछ ऐसा है। सर्गे और यूलिया स्क्रिपल महीनों तक अस्पताल में पड़े रहे, बेहोश रहे, जिंदगी मौत के बीच में लड़ते रहे दोस्तों। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि उन दोनों को बचा लिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उन्हें दुनिया की नज़रों से बहुत दूर एक अनजान जगह पर बहुत सुरक्षा के बीच में सेफ रख दिया है दोनों पिता और पुत्री को। उनका डेली स्टेटस क्या है कोई नहीं जानता, वो कहाँ है कोई नहीं जानता, और ये इन्फॉर्मेशन अब किसी के पास नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने पास सेफ रखी हुई है। डॉन स्टर्जिस जो कि एक इनोसेंट सिटीजन थी, सिर्फ एक परफ्यूम लगाया उन्होंने, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उनके बॉयफ्रेंड चार्ली राउली और वो पुलिस ऑफिसर निक पेली जहर के असर से तो बच गए दोस्तों, लेकिन उन यादों, जो वो एक मनहूस दिन था उनकी ज़िंदगी का, वो यादें और उनके शरीर को जितना नुकसान हुआ था उस पॉइजन की वजह से, उसको लेके वो आज भी जी रहे हैं। और वो हमलावर जो 3 लोग थे जिन्होंने एक छोटे से शांत शहर में कहर मचा दिया था, तूफान ले आए थे, जिनके लिए आज भी गिरफ्तारी के वारंट जारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय नोटिस जारी हैं, वो आज भी सबकी न्यायिक व्यवस्था, सबके कानून से दूर अपनी कहीं आज़ादी से जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जहर की कहानी नहीं है, ये इस बात का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है कि आज की दुनिया में राजनीतिक दुश्मनी की कीमत हमेशा मासूम लोग चुकाते हैं, जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक नई तरह की कहानी लेकर आएंगे और उस श्रृंखला में 2 कहानियां सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट।